165 दिन हो चुके हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ये हैं कि दिनों दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने अपने पूरी सैन्य की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है और लीडरशिप में ऐसे लोगों को बैठाया है जो अमेरिका के खिलाफ हमेशा से रहा है और इतना ही नहीं, अमेरिका और ईरान के बीच हो रही बातचीत का भी विरोधी रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईरान की रणनीति इस बातचीत को लेकर बहुत सकारात्मक रहेगी, इसकी संभावना अब कम दिखने लगी है। उधर ईरान ने एक और बयान देकर के सबको चौंका दिया कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हैं तब तक ये बातचीत सफल होगी नहीं, बातचीत करने का कोई फायदा है नहीं। दूसरी तरफ ट्रंप एक कदम और आगे निकल गए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ईरान हमसे मुआवजा चाहता है, लेकिन मुआवजा तो हमें चाहिए, कॉम्पनसेशन हमें चाहिए, वो भी 1-2 दिन का नहीं, पूरे पिछले 50 साल का। ये सारी बातें ऐसी हैं जो दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में हो रही बातचीत को और ज्यादा कमजोर कर रही होती। हालांकि इन सब के बीच में उम्मीद की किरण एक थोड़ी सी ये दिख रही है कि जब ये पता चला कि ओमान और ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए कुछ नई व्यवस्था बनाने को लेकर सहमति बनती दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखा जाए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लीजिए कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा। They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father. तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो ईरान के साथ मुआवजा की बात कर रहे थे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। आज के शो में अमेरिका से 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। विभूति झा साहब जो कि अमेरिका में रिपब्लिकन लीडर भी हैं, वहां चुनाव भी लड़ चुके हैं, ट्रंप की नीतियों को काफ़ी करीब से देखते हैं और फिलहाल यूएस चैप्टर के फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट भी हैं। आपका स्वागत है विभूति जी। साथ ही साथ अमेरिका से जुड़े हैं डॉक्टर धीरज कौल साहब जो कि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। कुछ महीने पहले तक हमारे ही शो में ट्रंप की नीतियों का बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से या कहें कुछ महीनों से उन्हें अब ट्रंप की नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। उनसे भी पूछेंगे ताज़ा घटनाक्रम पर उनकी राय क्या है। इसके अलावा लंदन से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब, जिनको एक जमाने में आपने कई बार सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर रिपोर्टिंग करते हुए, अब अभी सभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर काफ़ी पैनी नजर रखते हैं। इसके अलावा 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट डॉक्टर थॉमस मैथ्यू साहब जुड़ेंगे। पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब जो कि ईरान में रह चुके हैं, अमेरिका की नीतियों को काफ़ी करीब से देखते हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा साहब भी हमारे साथ शो में होंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के इजाज़त से मैं शुरुआत आज विभूति झा साहब से करना चाहूँगा जो कि हमारे शो में आज पहली बार आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले इन्हें मौका दिया जाए। विभूति जी, पिछले कई 165 दिन का ही जिक्र मैं करूं तो जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला है और ट्रंप की नीतियों में कई बार हम लोगों ने उतार चढ़ाव देखा है बहुत बड़े पैमाने पर, अब वहां रहकर आप इस पूरे नीतियों को कैसे देखें जो ताजा उन्होंने रुख लिया है ईरान को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके इस शो में निमंत्रण देने के लिए, और मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके साथ जुड़ेंगे और इतने सारे महानुभाव आपके साथ जो जुड़े हैं यहाँ पे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप जो है ना, वो बड़े ही अनयूजुअल, अनप्रेडिक्टेबल काइंड ऑफ अ प्रेसिडेंट हैं। ये तो जैसे कौल साहब ने कहा, एक बहुत सपोर्टर थे, अभी नाराज हैं। तो मैंने एक शो में कहा था कि ट्रंप मेक्स हिज सपोर्टर्स लाइफ वेरी डिफिकल्ट बाय डूइंग एंड सेइंग थिंग्स द वे ही डज। सो एक बात मैं जितना कहूंगा कि ट्रंप के बारे में, कि ईरान के बारे में जो उनके विचार हैं उसको सोचना पड़ेगा। देखिए, ईरान इतने सालों से अटका रहा है सबों को, ये मांगो, वो मांगो, पैसे मांगो। उनका जो उसूल है, उस उसूल के हिसाब से जितना कंसेशन मांग सको मांगो, सोखो, और उसके बाद करें या ना करें हम देखेंगे, फिर हमारी मर्जी। तो उनके यहाँ जो है राजनीति के तौर पे आप देखें तो डेमोक्रेसी की कोई वैल्यू नहीं है उनके पास, क्योंकि उनका सिद्धांत ही उन्हें डेमोक्रेटिक नहीं बनाता है।
तो एक जो है जो कहा जाता है कि जब मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जो हैं वो डेमोक्रेसी का एडवांटेज लेते हैं, फायदा उठाते हैं, और मेरा सेंटेंस है, वाक्य है कि वो अंग्रेजी में मैंने कहा था बहुत सारे शोज में कि दे हैव कॉन्फ़िगर्ड हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्रीडम एज द फॉल्ट लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। हम आपसे सब कुछ मांगेंगे, आप नहीं देंगे तो डेमोक्रेसी का वायलेशन है, हम जो करेंगे, हम जो कर रहे हैं वो हमारी मर्जी है। तो इस चक्कर में आकर के जब ट्रंप ने देखा था कि ईरान के साथ बातें क्या करें हम, वो 57 सालों से वही चल रहा है, ओबामा ने पैसे दिए, लेकिन वो एक मुद्दे पे अड़ा हुआ है कि हमें आणविक शक्ति बननी है, वो उसमें हम सरेंडर नहीं करेंगे, और ट्रंप उस पर अटक गए हैं। सारा का सारा मामला वही है, और इस कारण से क्या है कि ये लड़ाई कभी बंद होगी नहीं। ट्रंप भी फंस गए इसमें। उन्होंने बड़े आई डोंट नो कहां से उनकी बुद्धि आई थी कि पाकिस्तान को उन्होंने नेगोशिएटर बना दिया ईरान के साथ। मैंने उसी वक्त कहा था कि ये उनकी जो है कार्मिक ब्लंडर है उनका। ये जो ब्रिंगिंग पाकिस्तान इन द नेगोशिएशन इज अ कार्मिक ब्लंडर इन माय ओपिनियन। तो ट्रंप के साथ ये हो गया है कि वो चाहते हैं कि वहां आणविक न हो। आप सिर्फ एक देख लीजिए, पाकिस्तान आणविक कंट्री है, वो किस तरह से उसको यूज कर रहा है, आप ये सोच लीजिए। सिर्फ अगर ईरान के पास होगा तो क्या होगा नतीजा। जो पाकिस्तान के जब आणविक आया था तो यासिर अराफात ने कहा था कि ये इस्लामिक बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन आया है। इस सोचने वाली बात है, और मैं इसी बात से कहूंगा कि ट्रंप जो है वो कर रहे हैं वही, लेकिन वो फंस गए। ओबामा वाला जो पिक्चर थी ना, वो ट्रंप के फंस गए। हाँ। नहीं तो आपके हिसाब से अब जब फंस गए तो निकलने का इनके पास कोई रास्ता है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बातचीत का दौर चलता रहेगा? उनके ऊपर डोमेस्टिक प्रेशर नहीं है? नहीं, प्रेशर तो है, बिकॉज अमेरिका एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है अमेरिका में। आप देखें, इस बात की चर्चा भी हमने की है कि अमेरिका कोई भी वॉर जीतता क्यों नहीं है। वियतनाम से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छोड़ करके आप देखें तो सारा इतिहास उसका कार्मिक उसका क्रमशः में देखें तो कोई भी वॉर अमेरिका जीतता नहीं है। तो भी हम इस कंक्लूजन पे आए कि अमेरिका की इच्छा नहीं है कि वॉर जीते, उसकी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वॉर जीते। उनकी ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी शान आन बान ये आपको दिखा दें कि हमारी जब मर्जी तब हम आपको ठोक देंगे। ये अमेरिका की है। वो हर जगह वॉर से नहीं जीतना चाहते हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने देखा है कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स वो इकोनॉमी चलाता है साहब। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स दुनिया चलाता है। और आप ये याद रखें, शायद आप बाकी दर्शक भी बता सकें इस बात को। आपने कहा विभूति जी कि अमेरिका वॉर जीतना नहीं चाहता। एक सिर्फ मुझे ऐड करना था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर्स हैं वो 80% से ज्यादा मशीनरी वॉरफेयर बेचते हैं दुनिया भर को। ये याद रखने वाली बात है। अगर विश्व शांति की बात होगी तो जिस दिन वो चाहेंगे उस दिन वो रुक सकता है। इनको सिर्फ अपने अस्त्र शस्त्र बेचने बंद करने पड़ेंगे। दैट इज द इकोनॉमिक इशू। और स्कॉट बेसेंट जब सेक्रेटरी ट्रेजरी बने थे तो उन्होंने एक बयान दिया था जो मैंने खुद सुना है, वो किंवदंती नहीं है, कि प्रेसिडेंट ट्रंप का मैंडेट दिया गया था उनको कि डॉलर जो डी डॉलराइजेशन वगैरह की बात चल रही थी, डॉलर को स्थापित करो, नेवर वीक होने दो, और कैसे डेफिसिट माना जाए बनाए को कायम रखो और कम करो। ये उनका मैंडेट है। और दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है डॉलर की स्थिति और ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। आप देखें, आपके सामने है सारा नजरिया। बहुत बहुत धन्यवाद अवसर दिया आपने मुझे ओपनिंग स्टेटमेंट का। नहीं, आप हमारे साथ शो में बने रहिए, क्योंकि आपने जिस डिफेंस इकोनॉमी की बात की है, मिलिट्री इकोनॉमी की बात की है, हमारे साथ एक विशेष मेहमान है थॉमस मैथ्यू साहब। अक्सर इसकी बात हमारे शो में कई बार करते भी रहे हैं कि दरअसल डिफेंस का गेम कितना पावरफुल होता है। थॉमस मैथ्यू साहब से परिचय करा दूं। अगर आप जानते हैं, हमारे पूर्व IAS ऑफिसर हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों पे काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। थॉमस मैथ्यू साहब, जो बात आपने अभी सुनी, विभूति झा साहब ने कहा कि दरअसल ट्रंप या फिर US वॉर जीतना नहीं चाहता है, वो दिखाना चाहता है कि हमारी मिलिट्री सुपरमेसी है। ये मिलिट्री सुपरमेसी ईरान वॉर में कम पड़ी है क्या? इतना झा साहब ने जो बोला है, आई मे नॉट कंप्लीटली एग्री विथ हिम। झा साहब ने बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन ने कोई वॉर जीता नहीं।
ये मेरे ख्याल में दिस इज नॉट करेक्ट. अमेरिकन्स ने कोरियन वॉर जीता है, और एटलीस्ट देयर वाज पीस. Second is that invasion of Grenada. They did it at lightning speed. Then invasion of Panama, they did it at lightning speed. Gulf War 1991. So Americans और American democracy को हम underestimate कभी करना नहीं चाहिए. और पाकिस्तान को हम इंडिया पाकिस्तान का enmity का glasses, through that we should not see Pakistan. पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाई था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और पाकिस्तान अपना ट्रूप्स को गल्फ में बेच के वहां का डिक्टेटोरियल रेजिम को अमेरिकन्स के लिए सपोर्ट किया है. सो पाकिस्तान हैज बीन वन ऑफ द क्लोजेस्ट allies of the US. In fact, 1962, the Pakistani president, if I remember, Ayub Khan said, the closest ally of the US is Pakistan. तो पाकिस्तान इज ऑलवेज एक बढ़िया कंट्री होता है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम कंट्री. ओके, सुन्नी शिया का थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट पाकिस्तान अपना ट्रूप्स को भी गल्फ में भेज के अमेरिकन सिस्टम और अमेरिकन इंटरेस्ट सपोर्ट किया है. नाउ ये ये एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि ट्रंप फंस गया. ये तो सच है कि ट्रंप ने सोचा कि जल्दी जैसे वेनेजुएला जैसे दे विल हैव अ क्विक विक्ट्री, बट वो तो नहीं हुआ. दैट इज ट्रू. बट एक चीज हमें समझना चाहिए कि हर दिन ईरान इज लूजिंग अबाउट $400 to $500 million इन ऑयल रेवेन्यू, और अमेरिकन को इसका वॉर का इम्पैक्ट ज्यादा तो हुआ है ही नहीं. If you look at inflation, धीरज कौल साहब को भी दिखाइए, ऑयल इकोनॉमी पे वही काफी नजर रखते हैं. धीरज कौल साहब को दिखाते रहिए. हाँ, सो मैं ये बोलना चाह रहा है कि सी लुक एट फॉर इंस्टेंस अभी इन्फ्लेशन देख लीजिए. इन्फ्लेशन हैज स्लाइटली गॉन अप बाय अबाउट 1. नाउ इट इज अबाउट 3.5%. 4.6% से इट कम डाउन टू 3.5. बट एवरी वॉर में इन्फ्लेशन, इनफैक्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो तो एक्सेप्शनल था, वो तो 18%. वियतनाम वॉर का टाइम में 6% टू ऑलमोस्ट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 15% तक था. एंड सो दिस इज द सिचुएशन. तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर उतना प्रेशर तो नहीं है. अभी मिड टर्म इलेक्शन तो आ रहा है, दैट आई एग्री. बट ईरान, सी अमेरिकन प्रेसिडेंट अभी इनका स्ट्रैटेजी क्या है? अकॉर्डिंग टू मी, एक साइड मिलिट्री, सेकेंड साइड इकोनॉमिक ब्लॉकेड. I agree that Iran, that is internally, the military is very strong. उनका control is draconian, वो भी मैं मानता हूँ. But how long can they go? ये economic blockade कितना महीने तक can they survive? That is the question. And Trump is not in a hurry. Huge military, world's largest economy, का sustaining power है. 1962 to 1973, I can fight a Vietnam war and come back strong. I mean, Iran war is only क्या commitment? The commitment, troops का भी commitment नहीं है. It's only an economic commitment. So let's not underestimate or decry American power all the time. That means I'm only taking a realistic view, only a realistic view.